नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज बातचीत होने जा रही है लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, CFO अपना पैसा.com। नमस्कार बलवंत साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और व्यूअर्स को आइए बता देते हैं, शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं SMS के जरिए और मेल के जरिए। आज क्योंकि बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर, तो मोबाइल के मैसेज बॉक्स में कर्ज मेंशन कीजिएगा और फिर कंप्लीट डिटेल्स अपने नाम और विस्तार पूर्वक प्रश्न के साथ 57575 पर भेज दें। और ईमेल आईडी भी इससे पहले स्क्रीन पर फ्लैश कर रही थी, moniguru@zenetwork.com पर आप अपने प्रश्न हमें मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछने के लिए जूनागढ़ से सतीश रेवादिया साहब मौजूद हैं। सतीश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। हमने आपका प्रश्न देखा है, आपने जैसे मेंशन किया 2 साल पहले आपने स्टेट बैंक से होम लोन लिया और अब आप इसको प्रीपे करना चाह रहे हैं। इसमें आप हमें ये बता सकें, ये जो प्रीपेमेंट की बात है, इसमें जो रकम आपके पास इस समय मौजूद है, ये फंड्स जो देना चाह रहे हैं, और साथ में कुछ आपने मेंशन किया किसी से आप बोरो भी कर रहे हैं, किसी रिलेटिव से, क्या एग्जैक्टली पूरा प्लान है इसमें, क्या आपकी योजना है, प्लीज बताएं। सर अभी जो मैंने जो 2 साल पहले जो लोन लिया है, तो इसको मैं कुछ अमाउंट मेरे पास है और कुछ मैं अपने रिलेटिव से लेके मैं अगर प्रीपेमेंट कर दूं जी, तो क्या वो सही रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा? और दूसरा उसके साथ में भी कि जो मैं अगर प्रीपेमेंट कर देता हूं तो उसमें मुझे पेनल्टी कुछ लगेगा? क्योंकि एक ट्रेजर लोन जो SBI का जो ट्रेजर लोन का जो सिस्टम था, जो उसमें से मैंने लिया। आपको हम राय दिलवाते हैं इस पे। इसमें जिस तरह से आप ये मेंशन कर रहे हैं, आपके इस प्रीपेमेंट के बाद भी कभी इमरजेंसीज वगैरह के लिए कुछ फंड्स की आवश्यकता हो तो वो रहेंगे आपके पास, कुछ अगर आपको जरूरत पड़े पैसे के आगे, क्योंकि अगर आप प्रीपेमेंट करेंगे एक बड़ी रकम जो चुकाएंगे तो अपने पास वैसे आपके पास एडिशनल फंड्स दूसरी तरफ रहेंगे। नहीं वो तो है, लेकिन अभी क्या है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर जैसे कि टोटल अमाउंट है अपना, तो उसमें अपना टैक्स बेनिफिट या तो जो अमाउंट है तो मैं अगर इमीडिएट पे कर दूं और इसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा तो कैसा रहेगा? आपको राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब, आप कैसे बताएंगे कि बड़ी लायबिलिटी रहती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में होम लोन, और ये उसको जिस तरह से प्रीपे करना चाह रहे हैं, कुछ फंड्स इनके पास हैं, थोड़ा बहुत कुछ ये कह रहे हैं बोरो करेंगे, लेकिन इसमें किस तरह से इसको पूरा प्लान किया जाए? अगर फ्लोटिंग पर जिस भी रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स खुद का हो कहीं से लें, उसमें चार्जेस तो नहीं है, लेकिन और किन किन पहलुओं को देखते हुए ये इस पर कॉल लें, आपकी राय? देखिए सतीश जी, ऐसा है कि होम लोन का प्री पेमेंट करना या नहीं करना, उसके लिए आपको बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करने चाहिए। सबसे पहला फैक्टर तो है जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसके लिए भी आपको 24B में टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जो रीपेमेंट होता है उसका ATC में बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप प्री पेमेंट कर देंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा जो फैक्टर है वो कंसिडर करना चाहिए कि आप जो फंड प्री पेमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास उनको इन्वेस्ट करने का कोई बेहतर एवेन्यू अवेलेबल है जिस पे आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर होम लोन के इंटरेस्ट से ज़्यादा आता है, तो आपको वहाँ डिप्लॉय करना चाहिए। तीसरा, जैसे सौरभ जी ने बताया कि आपको आपके पास आपका कंटिजेंसी के लिए भी फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एक बार चुका दिया होम लोन और आपको इमरजेंसी के लिए वापस कोई हायर रेट पे बोरो करना पड़े। जी, तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया वैसे रहेगी। तो इन पहलुओं को आप देख लें एक बार, और उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रीपेमेंट के लिए, तो बलवंत साहब जैसे फ्लोटिंग में हम देखते हैं किसी प्रकार के प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। इन्होंने जो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट लिया है, लगता है वो टीजर कैटेगरी का है। इनिशियली कुछ समय के लिए फिक्स्ड है और फिर वो जिस तरह से मार्केट के साथ उसको जोड़ा जाएगा, ये इस पहलू में किस तरह से वर्क करेगा अगर ये प्रीपेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एडवाइस दिया उसके बाद? तो अगर इनका ये टीजर लोन है, अगर ये जो फिक्स रेट का पीरियड में है, तो उनको प्रीपेमेंट पेनल्टी भी देना पड़ेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं सौरभ जी बताना चाहता था कि जैसे ये सोच रहे हैं कि अपने रिलेटिव वगैरह से बोरो करके ये होम लोन पेमेंट कर दें, तो रिलेटिव से अगर आप बोरो किया, रिलेटिव आपसे कभी भी वो पूरा का पूरा पैसा वापस मांग सकते हैं। वो जो होम लोन के केस में वैसा नहीं। होम लोन जब तक आप आपकी किस्त चुकाते जाते हैं तब तक आपको वो होम लोन जो लेंडर है वो पैसा नहीं मांगने आएगा। तो मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं होगा, कम से कम एटलीस्ट बोरो करके होम लोन पेमेंट करना एडवाइजेबल नहीं होगा। और होम लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एकदम कम्पिटिटिव है, वो रेट पे आपको और कहीं से भी पैसा नहीं मिल सकता। जी, तो ये है सतीश साहब, आपके राय अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं। अगला प्रश्न हम शामिल करेंगे। ये प्रश्न श्री गंगानगर राजस्थान से है। प्रश्न भेजा है आनंद मिश्रा जी ने और इस समय वो लाइन पर मौजूद हैं। आनंद साहब, आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं आपने मेंशन किया आपको जो लोन चाहिए, आपकी सिस्टर की मैरिज है जिसके लिए आपको ये जिस तरह से फंड्स की आवश्यकता है, आप खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं,
हमने आपका जो एनुअल पैकेज है उस पर एक निगाह डाली है, ये आप हमें प्लीज बता सकते हैं, ये इस लोन को लेकर आप आगे बढ़े हैं, कहीं आपने कुछ ट्राई किया, आपका सैलरी अकाउंट वगैरह कहां पर है, कुछ आपने विकल्प तलाशने की कोशिश की है? जी बताइए आनंद साहब, आप जो ये लोन की बात कर रहे हैं, ये आपने इसके लिए कुछ ऑप्शन तलाशने की कोशिश की है? आपको राय दिलवाते हैं, क्योंकि मैरिज के लिए बलवंत साहब स्पेशली उस कैटेगरी के लिए तो अलग से लोन तो नहीं है, लेकिन अगर ये पर्सनल लोन टाइप लेने की कोशिश भी करें, जो एक्सपेंसिव तो है ही, लेकिन इनका जो पैकेज है उसके हिसाब से ये लोन जो 8 लाख की बात कर रहे हैं वो भी एक चैलेंज रहेगा। मतलब इसको किस तरह से ये क्योंकि एक बड़ा ये इवेंट है और ये फंक्शन जिस तरह से बता रहे हैं मैरिज का रहेगा और इनकी सिस्टर की मैरिज है, किस तरह से इसको ये प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे इनको समझाना चाहेंगे? देखिए मिश्रा जी, ऐसा है, एक तो मेरा सजेशन रहेगा कि जहाँ तक हो गए कंजम्पशन के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, तो शादी के लिए भी लोन एडवाइजेबल नहीं है। पर चूंकि जैसे आपको आपके सिस्टर की शादी करनी है और इसके लिए आपको लोन लेना है, तो आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से तो आपको 2-2.5 लाख रुपए के आसपास लोन मिलेगा, और आपको मेरे को लगता है 8 लाख तक का लोन चाहिए। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी देने को, जैसे कुछ शेयर्स हो गए, यूनिट हो गए, अच्छी पेडअप वैल्यू वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह हो गए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह हो गए, तो उसको प्लेस करके आप ले सकते हैं। वो लोन आपको थोड़ा चीपर भी रहेगा, और पर्सनल लोन का जो टेन्योर है वो 5 साल तक, 1 साल से 5 साल के बीच में है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो रिलेटिवली हायर है, जैसे 16% और 22% डिपेंडिंग ऑन आपके एम्प्लॉयर का क्या क्लासिफिकेशन है उस पर है। जी, तो इस तरह से ये स्पेशली जहाँ तक मैरिज की बात कर रहे हैं उस सेगमेंट के लिए तो नहीं है, लेकिन बाकी ये सिक्योर्ड लोन वगैरह के लिए आप तलाश सकते हैं। बाकी राय आपके लिए बलवंत साहब ने रखी है, तो इस तरह से आप इस प्रक्रिया को आगे लेकर बढ़ें। आइए अब हम अगला सवाल बलवंत साहब शामिल करते हैं। अगला सवाल दिल्ली से है, ये प्रश्न विकास भल्ला जी का है, और भल्ला साहब एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी इन्होंने मेंशन किया है जिसके अगेंस्ट ये लोन लेना चाहते हैं। लेकिन विकास जी, हम देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी जो है आपने मेंशन किया है आपकी मदर के नाम पर है। अब इस प्रॉपर्टी में जिस तरह से आप इसके अगेंस्ट लोन लेना चाह रहे हैं, मदर आपकी विलिंग है? जी बिल्कुल। टाइटल एकदम क्लियर है, मदर के नाम पर ही है प्रॉपर्टी, किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं उसमें? कोई इशू नहीं है इसमें, कोई डिस्प्यूट नहीं है। अच्छा, और ये जैसे आपने मेंशन किया आप खुद एविएशन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये कितने समय से आप काम कर रहे हैं? ये अच्छा 1.5 साल के करीब से आप हैं इस सेक्टर में? बिल्कुल। ओके, और ये हम आपका पैकेज देख रहे हैं, इसमें बलवंत साहब आप इनको कैसे समझाएंगे? एक तरफ तो ये बता रहे हैं जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट मार्केट वैल्यू इनके हिसाब से लगभग 80 लाख है, जो बैंक्स अपनी तरफ से इवैल्यूएट करेंगे, पर साथ में इनकी जो रीपेइंग कैपेसिटी, ये आप इनको किस तरह से इसका गणित समझाएंगे और कैसे इस पर कॉल आप लेना चाहेंगे? देखिए ऐसा है सौरभ जी, नॉर्मली जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 40 से 60% के आसपास मिलता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 13 से 16% के आसपास है। जी बलवंत साहब। हाँ, इसके अलावा जैसे ये बता रहे हैं कि इनकी इनकम जैसे 2.25 लाख के आसपास है, तो जो लेंडर जब लेंड करता है तो वो 2 चीज़ देखता है, एक तो सिक्योरिटी की वैल्यू देखता है और जो लोन रीपेमेंट जो करने की कैपेसिटी है वो देखता है। अभी जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेसिस पे उनको भले ही 40 लाख का लोन मिल जाए, परंतु जैसे इनकी इनकम नहीं है तो इनकी इनकम के हिसाब से उनको उतना लोन नहीं मिल पाएगा। तो ये या तो एक काम कर सकता है कि अगर इनकी मदर भी कमाती है तो मदर को एज ए जॉइंट बोरोवर उसमें ज्वाइन करवा देंगे तो उनको थोड़ी हायर एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। और अगर ये खुद का भी अगर जो छोटा लोन चाहिए इनको, तो भी उनकी मदर चूंकि वो ऑनर है उस प्रॉपर्टी की, तो शी विल हैव टू जॉइन हिम एज ए को बोरोवर। जैसे बता रहे हैं इनको लोन की आवश्यकता 25 लाख के आसपास की है, जो इनकी रीपेइंग कैपेसिटी को देखते हुए बहुत मुश्किल है। इन दैट केस अगर जैसे मदर ये बात कर रहे हैं और वो अर्निंग नहीं है, तो अगर कोई और ऐसे फैमिली मेंबर जो जिस तरह से वर्किंग हो और इनके साथ क्लब होके उनकी इनकम जो इनकी एलिजिबिलिटी बढ़ सके, मतलब कुछ उस पहलू की तरफ देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू एक तरफ लेकिन रीपेइंग कैपेसिटी जो है उस तरफ बलवंत साहब आपके अकॉर्डिंगली इनको थोड़ा फोकस करना चाहिए। हाँ सही बात है। अभी जैसे नॉर्मली जो जॉइंट बोरोवर में या तो हस्बैंड वाइफ को जो अलाउ करते हैं लेंडर्स या
बच्चों को अलाउ करते हैं, ब्रदर्स को बहुत कम लेंडर अलाउ करते हैं, पर वो इवेल्युएट कर सकते हैं उनका जो लेंडर जिनको अप्रोच करे वो उनको एज ए उनके कोई ब्रदर और जो कमाते हो और उनकी बराबर इनकम हो तो वो भी एज ए को बोरोर ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। पर जैसे जो प्रेजेंट डेटा है और प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से उनको ये 25 लाख के आसपास का लोन मिलना मुश्किल है। सौरभ जी तो ये आपके राय। हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत आज लोन बाजार पर हो रही है, हम जल्द ही लौट कर आएंगे। वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। और अगला प्रश्न बलवंत साहब जो हम शामिल कर रहे हैं, ये गुजरात से धवल जी का सवाल है और इन्होंने मेंशन किया है कि इनको इन्होंने एक इनफैक्ट जो जीरो इन किया हुआ एक रो हाउस है जिसके लिए ये लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न ये अपने फादर के लिए पूछ रहे हैं। धवल साहब, हम देख रहे हैं ये आपके फादर वैसे रिटायर्ड हैं और इस उम्र में वो ये लोन लेने के लिए सोच रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, जो अपने आप में मुश्किल रहता है। आप बताइए, आप खुद क्या करते हैं धवल साहब? आप कहीं पर काम कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन अभी 1 ही साल हुआ है मेरे को जॉब करते हुए। ओके। और तो मैं एज ए ट्रेनी जॉब कर रहा था तो अभी तक 10,000 ही थे मेरे लिए। ओके बलवंत साहब, आपको बताएंगे बलवंत साहब, हालांकि रिटायर्ड हैं, मुश्किल रहता है इस एज ब्रैकेट में, लेकिन इन्होंने मेंशन किया ये कॉन्ट्रैक्ट पर इनका भी अराउंड अबाउट 6 लाख का ये पैकेज, एनुअल पैकेज। और जैसे इनके अभी हम बात कर रहे हैं बेटे से, और इनके अकॉर्डिंगली इनको अभी धवल जो है इनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है काम करते हुए। ये आप कैसे इनको समझाना चाहेंगे? अगर जॉइंटली भी बढ़ना चाहें, मतलब किस तरह से इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, या कंसल्टेंट्स को भी इस एज में भी कंसिडर किया जा सकता है? आपकी क्या राय रहेगी? देखिए धवल जी, ऐसा है कि जैसे आपके फादर तो रिटायर हो गए हैं, तो जो बैंक वाले लोन देते हैं वो सैलरीड लोगों की 60 साल की लिमिट है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए 65 साल की है। उसके बाद अगर वो कमाते हैं तो भी बैंक रिस्क नहीं लेना चाहता और बैंक लोन नहीं देते हैं। और जहाँ तक सवाल ये अगर इनके फादर को ज्वाइन कर ले एज ए को बोरोर, और अगर इनके पास कोई क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो बैंक विदाउट एक्सपीरियंस भी इनको इनका जो इनकम वगैरह है वो कंसीडर कर सकता है, भले इनको 1 साल हुआ है। परंतु अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है तो 1 साल का हिस्ट्री के बेसिस पे लोन मिलना मुश्किल है, मेरे को लगता है। जी, स्पेसिफिकली क्योंकि इस एज प्रोफाइल में लेंडर्स चाहेंगे कि तब तक कंप्लीट रीपेमेंट हो जाए इनफैक्ट, और इस समय एक फ्रेश प्रॉपर्टी के लोन देना, और वो भी जो कि एक थोड़ी लंबी अवधि के लिए रहती है, इस प्रकार मिलना मुश्किल रहेगा। आइए अगला सवाल हम शामिल करेंगे। जमशेदपुर से सवाल एजुकेशनल लोन पर है और विजय कुमार जी की तरफ से सवाल है। गुड इवनिंग मिस्टर विजय, आपने जिस तरह से मेंशन किया है, ये आपकी डॉटर हैं जो MBA के लिए आगे बढ़ना चाह रही हैं और उनको लोन की रिक्वायरमेंट है 4 लाख की। अब इसमें बताइए, आपने बैंक को अप्रोच किया, किसी नियर बाय PSU बैंक को, या कुछ आपने प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की है किसी बैंक से कांटेक्ट करते हुए? हाँ जी, मैंने की है। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कह रहे हैं बैंक आपको? बैंक का कहना है कि आपका नाम सिविल में है, तो हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। सिविल में नाम आपका है ना, बेटी का तो नहीं है? नहीं जी, बेटी का नहीं है। बलवंत साहब, ये स्पेशली एजुकेशन लोन को लेकर काफी सारी स्कीम्स रनिंग हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को लोन दिया जाए, और ये 4 लाख तक तो वैसे भी कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है। अगर इनके फादर का नाम सिविल में कुछ भी जो भी रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से रहा है, अगर कुछ पीछे कुछ प्रॉब्लम्स रही थी उसकी डिफॉल्टर्स लिस्ट में, आप कैसे समझाना चाहेंगे ये एलिजिबल है? मतलब क्योंकि अगर वहाँ एडमिशन हुआ जैसे इन्होंने बताया और रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी फैक्टर्स पूरे हैं, तो क्यों ना इनको फिर दिया जाए? कैसे आप समझाएंगे इन्हें? देखिए विजय कुमार जी, ऐसा है, आपको लोन 4 लाख तक का ही चाहिए, तो जो RBI की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसके लिए कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स की इनकम भी कंसीडर नहीं करते हैं, पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे ये कोर्स जो है रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, आपकी डॉटर का एडमिशन वगैरह हुआ होना चाहिए, वो सब आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। परंतु अगर आपका क्रेडिट स्कोर सिबिल में कम है और उसके पीछे कारण आपका कोई डिफॉल्ट है या क्रेडिट हिस्ट्री बैड क्रेडिट हिस्ट्री है, तो कोई भी लेंडर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो मेरे को लगता है मुश्किल है। आप फिर भी आप जहाँ पे आपकी खुद की बैंकिंग रिलेशनशिप है उनको अप्रोच करें और आप उनको कन्विंस करें, तो हो सकता है वो आपको लैंड कर देंगे। परंतु चूंकि आपकी अगर क्रेडिट हिस्ट्री डिफॉल्ट की वजह से क्रेडिट स्कोर कम है तो लेंडर आपको नहीं देगा। पहले वो पैसा आपको आपकी डॉटर के लिए चाहिए। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं, बेशक 4 लाख से कम हो जिसमें किसी कोलैटरल की आवश्यकता नहीं और कैंडिडेट पूर्ण रूप में डिजर्विंग भी हो और एडमिशन भी हुआ है, तब भी
उस इंडिविजुअल को नहीं, उसके साथ में पेरेंट्स के बैकग्राउंड को भी सब टटोला जाएगा, बेशक ये रकम 4 लाख तक भी हो तब भी? हाँ, मतलब पेरेंट्स की इनकम कंसीडर नहीं करेंगे अगर, पर पेरेंट्स ने डिफॉल्ट किया है तो वो डिफॉल्ट का खामियाजा है वो बच्चों को भी भुगतना पड़ता है एटलीस्ट एजुकेशन लोन में। और वो बैंक इंसिस्ट भी कर सकती है कि पेरेंट्स को बोरोवर बनाए, भले पेरेंट्स की इनकम नहीं होवे, टैक्सेबल नहीं होवे या इनकम भी नहीं होवे। राइट, तो आप एक बार वो अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं उसको फिर सॉर्ट आउट करने में टाइम रहेगा, पर ये आपके लिए राय। और आइए हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप शो देख रहे हैं, जहन में प्रश्न है, शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के लिए आपके जहन में कुछ सजेशंस भी हैं तो आप हमें मेल और SMS के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर हैं। इसको हम और कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाएं, कैसे इंप्रूवमेंट्स करें ताकि आपके लिए और बेहतर बने, तो आज ये बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है। ये पर्सनल फाइनेंस शो अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक टच करते हुए ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में हम आपकी हेल्प करते हैं। आखिरी सेगमेंट के साथ बस जल्दी लौट कर आएंगे। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट है, कुछ और प्रश्नों को आइए हम शामिल करते हैं। अगला सवाल पर्सनल लोन पर है। ये सवाल आलोक श्रीवास्तव जी की तरफ से है और आइए देखते हैं इनकी तरफ से एग्जैक्टली क्या ये जानना चाह रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया है ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इनको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है। इनकी सैलरी इन्होंने मेंशन किया है और पर्सनल लोन 5 लाख का चाहिए। आलोक साहब, आपका स्वागत है। आप बताइए आपका सैलरी अकाउंट किस बैंक में है? सर केनरा बैंक में। और आपने इससे पहले क्या किसी प्रकार का कोई लोन लिया है? नहीं, किसी का कोई लोन नहीं लिया अभी। या आपने बैंक को अप्रोच किया, कुछ पर्सनल लोन के ऑफर्स चेक किए हैं डिफरेंट बैंक्स के? सॉरी, क्या आपने कुछ अलग बैंकों के या जहां पर कैनरा बैंक आप बता रहे हैं अकाउंट है वहां से पर्सनल लोन के लिए उनसे बातचीत की है, जानने की कोशिश की? बातचीत की वहाँ के ब्रांच मैनेजर से, तो वो अपनी कहते हैं हमारी लिमिट 1 लाख की देने की है। आपको राय दिलवाते हैं बलवंत साहब, पर्सनल लोन में बैंक्स काफी सिलेक्टिवली जिस तरह से देखते परखते बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन फिर भी ये जैसे उन्होंने बताया ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और साथ में किसी प्रकार का कोई पहले लोन नहीं है, ये आप इनको किस तरह से इनकी एलिजिबिलिटी समझाना चाहेंगे, कैसे इसको लेकर आगे बढ़े? देखिए आलोक जी, ऐसा है कि पर्सनल लोन एकदम क्लीन लोन होता है तो बैंक बहुत सिलेक्टिवली देती है। और नॉर्मली ये जो पर्सनल लोन है वो जो एम्प्लॉयड है, जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए ही अवेलेबल है। और डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी ऑफ योर एम्प्लॉयर आपकी जो इनकम है उसका 9 से 18 गुने के आसपास मिलता है। क्योंकि आप तो गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपका और इनकम है उसके हिसाब से आपको, मेरे को लगता है आपको 5 लाख का तक का लोन मिल सकता है। परंतु जैसे कि आपकी जो बैंकर है जहाँ पे आपका अकाउंट है वो अगर आपको नहीं दे पा रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि जैसे जो मार्केट प्लेस है जैसे अपना पैसा.com है, वहाँ जाके अगर आप अप्लाई करें तो 2-4 जो लेंडर है वो आपको चेंज करेंगे और उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल फिट बैठ जाएगा और आपको जितना लोन चाहिए आपको लोन मिल जाएगा। परंतु मेरा सजेशन रहेगा कि जो पर्सनल लोन है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 16 से 22% के आसपास है। तो अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी देने के लिए हो, जैसे मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में भी बताया था कि जैसे शेयर्स है, यूनिट्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह, कोई भी टेंजिबल सिक्योरिटी अगर आप दे सकते हैं तो आपको कंसेशनल थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। और ये पर्सनल लोन है वो 1 साल से 5 साल तक के टेन्योर के बीच में के लिए होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मली सब लेंडर है ना, आप पर्सनल लोन रीपेमेंट करोगे तो उसका प्री पेमेंट का पेनल्टी 3 से 4% लगाता है। एक्सेप्ट शायद एक्सिस बैंक है, उनका प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है। जी, आइए अब हम आखिरी प्रश्न बलवंत साहब शामिल करते हैं। ये मेल के जरिए है, लुधियाना से प्रश्न है आरके सिंह जी का। ये एक सेकेंड हैंड कार लेना चाह रहे हैं और उससे सेंटर के पूछ रहे हैं कि किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर जो मार्केट्स में जो ऑफर्स रहते हैं बैंक्स की तरफ से, जो नई कार्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके मुकाबले सेकेंड हैंड में प्री ओन्ड सेगमेंट में कहीं ज़्यादा कई बैंक्स की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। कुछ आप ऐसा आपने एनालाइज किया हो जो ऑलमोस्ट उसके आसपास ये मुहैया करा रहे हों, और किस तरह से कितने साल पुरानी तक जो व्हीकल है वो फाइनेंस हो सकती है, कैसे आप इनको समझाना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो कार लोन है, जो सेकेंड हैंड कार लोन के लिए नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आपने बताया कि ज़्यादा लगती है, परंतु जो पीएसयू बैंक्स हैं वो सेम रेट पे जो लैंड करती है। और जैसे सेंट्रल बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12% के आसपास। और जहाँ तक आपने जो टेन्योर का पूछा है, तो जो नॉर्मली जो नई गाड़ी है उसमें जो कार लोन है वो 7 साल के लिए मिलता है। परंतु अगर पुरानी गाड़ी पे आप लोन लेना चाहते हैं तो गाड़ी की जितनी उम्र हो गई है वो 7 साल में कम करने
के बाद में जितना पीरियड बचता है वो साल पीरियड के लिए आपको लोन मिलेगा। और जो आपकी जो वैल्यू है, कार की वैल्यू जो बैंक इवैल्यूएट करेगी, आप जितने में खरीद रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है, उसका 80 से 90% के आसपास आपको लोन मिल जाएगा। जी, इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करना चाहेंगे। आपका शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बलवंत साहब, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, कल जब हाजिर होंगे तो बातचीत होगी इंश्योरेंस बाजार पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।